हेलो एंड वेलकम बैक टू अल्फा इन्वेस्टर्स। सो इन्वेस्टर्स, हमारा मोटो है न्यूज एंड अपडेट्स के थ्रू आप लोग की इन्वेस्टिंग जर्नी को एक लेवल और ऊपर ले जाने की। तो आज के दिन हम लोग गेमिंग इंडस्ट्री से शुरू करने वाले, जहां पर हम लोग समझने की कोशिश करें कि गेमिंग इंडस्ट्री का क्या है फ्यूचर और क्या गेमिंग इंडस्ट्री में हम लोग इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। तो आज के दिन ही नज़ारा टेक का रिजल्ट आया और उस रिजल्ट को देखकर आज के दिन नज़ारा टेक में लगभग 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन हम लोग जैसे ही इसके मैक्स की चार्ट खोलें तो मैक्स के चार्ट कुछ और ही जवाब देते हैं, जहां पर ये सब जो गिरावट देखने को मिल रही है ये सभी चीख चीख कर बोल रही है कि ये स्टॉक ट्रेडिंग का है, ना कि इन्वेस्टिंग का। लेकिन आज के टाइम की बात करें तो करंट सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, जहाँ पर आज बच्चा बच्चा गेम खेलते हुए देखने को मिलता है। तो इन्हीं सभी पॉइंट्स के रिगार्डिंग आज के दिन हम लोग इस गेमिंग स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हम लोग डेल्टा कॉर्प्स के रिज़ल्ट की बात करें तो डेल्टा कॉर्प्स के रिज़ल्ट में कोई ज़्यादा खुशी या फिर हरियाली देखने को नहीं मिल रही थी, और जो डेल्टा कॉर्प्स का रिज़ल्ट आया है और वो ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। अगर मेटावर्स की बात करें तो मेटावर्स भी गेमिंग इंडस्ट्री में घुसने वाला है। और जब माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक कंपनी को ऑलरेडी एक्वायर कर चुका था और उस कंपनी का नाम है एक्टिविजन विजार्ड। करेंट टाइम की बात करें तो बहुत सारी कंपनियां गेमिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके आगे बढ़ रही है और बहुत सारी कंपनियां गेमिंग इंडस्ट्री को ख़रीद कर ही आगे बढ़ रही है। तो क्या होने वाला है इसका फ्यूचर, क्या होगा गेमिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर? तो हाल के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो जितने भी सोशल मीडिया है उन सभी पर से ट्रैफिक कम होते हुए देखने को मिल रहा है। और इतनी बड़ी ट्रैफिक अगर कम हो रही है तो वो ट्रैफिक डाइवर्ट किस तरफ हो रही है? चलिए मैं शुरू से कुछ एग्जांपल लेकर चलता हूँ। सबसे पहले टेलीविज़न। अगर ट्रैफिक टेलीविज़न से कम होने लगे तो वो किधर की ओर मूव करेगा? ऑफ कोर्स मोबाइल की तरफ। जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जितने भी न्यू एज बॉर्न बेबी हैं या फिर जितने भी इस जनरेशन के जो बालक हैं वो सब लोग अब आपके टाइम में टीवी नहीं देखते हैं, अब वो लोग को चाहिए फ़ोन। लेकिन जब फ़ोन आया था तो फ़ोन में वो लोग किस पे सबसे ज़्यादा टाइम देते थे? तो वो लोग पे सबसे ज़्यादा टाइम देते थे सोशल मीडिया। अब क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया से लोग डाइवर्ट होकर किसी और इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, और जितना भी यूथ है वो सभी यूथ गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। आप लोग अपने आस पास में भी देख सकते हो कि आप लोग पहले, अगर 5 साल पहले की बात की जाए तो 5 साल पहले आप लोग के आसपास में जितने भी लोग रहते थे खाली टाइम में आप लोग देख सकते थे कि वो लोग सोशल मीडिया पे टाइम बिताते थे। लेकिन अभी के यूथ की बात की जाए तो अभी का यूथ सोशल मीडिया से थोड़ा दूर होता जा रहा है और गेम की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। और आज के टाइम में गेम एज ए कैरियर भी देखा जाता है। तो आज के टाइम में जो गेमिंग है ये सिर्फ पैशन नहीं रह गया है, आज के टाइम में गेमिंग कैरियर बन के भी लोगों के सामने उभर कर सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इन सभी की कंक्लूजन की बात की जाए तो कंक्लूजन ये निकला कि बहुत सारी इंडस्ट्री गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ भाग रहे हैं। बहुत सारा यूथ मीन्स न्यू जनरेशन का जो यूथ है वो सभी भी गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ भाग रहे हैं। तो आने वाले टाइम में गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाला है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम भी इंडिया में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर भारत सरकार बातें कर रही है गेमिंग इंडस्ट्री में टैक्स बढ़ाने की। मीन्स जितने भी रेवेन्यू आने वाले तो गेमिंग इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट मार्जिन है तो प्रॉफिट मार्जिन नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा आने वाले समय में, अगर ये टैक्स बढ़ जाता है तो अभी के टाइम में थोड़ा वेट एंड वॉच करना होगा कि कुछ बजट्स को देखना होगा, उसमें गेमिंग इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का कोई कमेंट्री आता है या नहीं आता है। अगर टैक्स बढ़ता है तो गेमिंग इंडस्ट्री में अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा पिटाई होते हुए देखने को मिलेगा। और ये जो गेमिंग इंडस्ट्री अभी के टाइम में ये ग्रो होना ही शुरू हुई है, अभी आने वाला बहुत ज़्यादा वक्त इसमें लगने वाला है। मीन्स अगर कहा जाए 5 साल 10 साल तो ये शायद सही वक्त होगा। मिनिमम आई थिंक 5 सालों का वक्त ज़रूर लगेगा गेमिंग इंडस्ट्री को अच्छे से ग्रो होने में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें यही करना होगा कि जितने भी क्वार्टर का रिजल्ट आता है गेमिंग इंडस्ट्री के फील्ड में उन सभी पे बहुत ही पैनी नज़र हम लोग को बनाए रखना होगा, जिससे हमें आने वाले फ्यूचर पोटेंशियल भी पता चलेगा। और मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो इसमें गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा फ्यूचर पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी ये गेमिंग इंडस्ट्री शुरू ही हुई है। अगर इतनी बड़ी फ्यूचर पोटेंशियल देखने को मिल रहा है तो हम लोग इस केस में क्या कर सकते हैं? तो हम लोग इस केस में यही कर सकते हैं कि अपने मिनिमम होल्डिंग के साथ गेमिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। मीन्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर गेमिंग इंडस्ट्री में भी पैसे नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी
होल्डिंग बनाए रखना है। जैसे जैसे रिजल्ट अच्छा आता हुए देखने को मिलेगा वैसे वैसे अपनी होल्डिंग्स बढ़ाएंगे। अगर रिजल्ट थोड़ा बहुत वीक होते हुए देखने को मिलेगा तो हम लोग भी अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा होल्ड करके देखेंगे, कुछ क्वार्टर का वेट करेंगे, फिर उसके आगे की रणनीति बनाएंगे। गेमिंग इंडस्ट्री के एक और स्टॉक की बात करें तो नज़ारा टेक, आप लोग इस स्टॉक को भी अपने रडार पर रख सकते हो। और मैं एक चीज़ बता दूं, जहाँ पर ना डेल्टा कॉर्प्स और नज़ारा टेक दोनों ही स्मॉल कैप कंपनियां हैं। मीन्स वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा इन दोनों कंपनियों में देखने को मिलेगा। ये दोनों कंपनियां इजीली 40-50% टॉप से टूट सकती है। तो इतना कैरेज होना चाहिए इन दोनों स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। बात करें आईटीसी की तो आईटीसी ने आज के दिन योगाबार नामक कंपनी को एक्वायर किया। और ये जो कंपनी है ये हेल्दी फूड्स के लिए जानी जाती है। मीन्स आईटीसी हेल्दी फूड के अंदर भी इंटर कर चुकी है। और इंडिया में हेल्दी फूड के नाम पे एक कंपनी और चलती है, वो है पतंजलि। तो पतंजलि का एक अच्छा कंपटीटर आईटीसी बनकर उभर सकता है। और आईटीसी जो एक्वायर करने वाली है ये पूरे 100% एक्वायर करने वाली है। और ये जो एक्वायरेशन होने वाली है ये एक स्लॉट में नहीं, 2-3 स्लॉट में होगी, जहाँ पर कुछ स्लॉट अभी, कुछ स्लॉट बाद और कुछ स्लॉट फिर से बाद में खरीदा जाएगा। और ये न्यूज़ कल ही आ चुकी थी। तो चलिए आईटीसी के स्टॉक पर आज क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा वो देख लेते हैं। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हो आज के दिन आईटीसी में लगभग 1% की तेज़ी देखने को मिली है। और 5 सालों की बात करें तो आईटीसी ने अपने इन्वेस्टर्स को 22% का रिटर्न कमा कर दिया है। और मैक्स की बात करें तो मैक्स में 6000% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। आईटीसी स्टॉक कोई बुरी नहीं है कि 5 सालों में 22% का रिटर्न कमा कर दिया है तो ये बुरा स्टॉक हो गया। इस कंपनी में बहुत ही बड़ी पोटेंशियल है और ये एक लार्ज कैप कंपनी है, जहाँ पर इसकी मार्केट कैप 4 लाख करोड़ की है। तो इतनी बड़ी मार्केट कैप होने की वजह से ये कंपनी चलती तो बहुत स्लो है। तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट करो तो इस चीज़ को सोच समझ कर इन्वेस्ट करना होगा कि ये कंपनी स्लो चलती है। आप लोग इसके लिए तैयार हो या नहीं हो। आज के दिन अडानी इंटरप्राइजेज में 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। और अडानी इंटरप्राइजेज की तरफ से ये न्यूज़ आते हुए मिल रही है कि अडानी इंटरप्राइजेज अब जितने भी माइनिंग्स होने वाले हैं उन सभी में हाइड्रोजन व्हीकल्स का यूज करने वाले। तो हाइड्रोजन व्हीकल्स किस फॉर्मेट में होंगे, तो हाइड्रोजन व्हीकल होंगे ट्रक के फॉर्मेट में। तो ये जो हाइड्रोजन से माइनिंग होने वाली मीन्स जो हाइड्रोजन ट्रक जो चलने वाली है वो एशिया में पहली बार होने वाली है। आज के दिन आरवीएनएल में अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। और जो करंट प्राइस चल रहा है आरवीएनएल का वो 78 का चल रहा है। लेकिन जब हम लोग एक साल की बात करें तो आरवीएनएल ने अपने इन्वेस्टर को धुआंधार 108% का रिटर्न कमा कर दिया है। आरवीएनएल ने एक ऑर्डर जीता है 1058 करोड़ का। तो इस वजह से आज के दिन आरवीएनएल में अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। अच्छी कंपनियों को यही खास बात होती है कि उसमें हमेशा गुड न्यूज़ आते हुए देखने को मिलता है और रॉकेट प्राइस बूम होता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन जब हम लोग बुरी कंपनियों की बात करें जैसे कि यस बैंक, आज के टाइम में यस बैंक उतनी बुरी तो नहीं रही जितना पहले थे, क्योंकि पहले के मैनेजमेंट की गलती की वजह से ही आज यस बैंक का ये हाल हो रखा है। लेकिन जितनी भी बुरी कंपनियां आप देखो चाहे वो फंडामेंटली वीक हो, उसमें हमेशा सरकार की तरफ से राहत की बात आएगी या फिर कोर्ट केस में चलता रहेगा। बैंक उसे धमकी देते रहेंगे कि कंपनी को बंद कर देंगे। तो ये सब फंडामेंटली बिग कंपनियों को निशानी होती है। लेकिन जब अच्छी कंपनियों की बात होती है तो उसमें हमेशा ग्रोथ ही देखने को मिलता है और ऐसे ही गुड न्यूज़ मिलते रहते हैं। और एक लाइन और बोलना चाहूँगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि ये सब कंपनियों में इन्वेस्ट करें। है तो ये लार्ज कैप कंपनी, लेकिन जो इसके प्राइस है वो सभी पेनी स्टॉक के आसपास ही चलता है। जैसे कि ये हो गई आरवीएनएल हो गई, आईआरएफसी हो गई, ये सब कंपनियाँ अच्छी हैं। बात करें कोफोर्ज की तो कोफोर्ज में आज के दिन आधे % की तेज़ी देखने को मिल रही है। और ये एक मिड कैप कंपनी है और इसका रिलेशन आईटी सेक्टर से है। आज के दिन कोफोर्ज में एलआईसी ने 5% की अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है। तो पहले एलआईसी के कोफोर्ज में होल्डिंग कितनी थी, तो पहले एलआईसी में ने 4% का इन्वेस्टमेंट कर रखा था। और अभी के टाइम में मीन्स आज के टाइम में 5% की और होल्डिंग एलआईसी ने अपने कोफोर्ज स्टॉक में बढ़ा ली है। तो करंट टाइम की बात की जाए तो करंट टाइम में एलआईसी के पास 9% का होल्डिंग कोफोर्ज का आ चुका है। तो चलिए कोफोर्ज का कुछ फंडामेंटल्स देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या कोफोर्ज में इन्वेस्टमेंट वाली एबिलिटी है या फिर नहीं है। आप लोग देख सकते हो कोफोर्ज जो मार्केट में लिस्ट हुआ है लगभग 21 अगस्त 2020 को हुआ और अभी के टाइम में ये 100% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। तो हम लोग
कोफोर्ज के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे आ चुके हैं और इसके प्रॉफिट मार्जिन को देखते हैं कि क्या हालचाल इसके प्रॉफिट मार्जिन में चल रहा है। तो आप लोग देख सकते हो जब इसकी प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की करें तो ये कंटिन्यूअस ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है, आप लोग पढ़ सकते हो। लेकिन बीच में एक ईयर में एक ऐसा टाइम आया था जब कोफोर्ज के प्रॉफिट नीचे जाते हुए देखने को मिला था। ये ईयर है 2014 से 15, जहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो कोफोर्ज का प्रॉफिट 355 करोड़ से 337 करोड़ हो चुका था। लेकिन उसके बाद इसने बहुत ज़बरदस्त कमबैक, उसके बाद कोफोर्ज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ये कंटिन्यूअस ही आगे की ओर ग्रो करता ही रह गया। और जब इसके बैलेंस शीट में बोरोइंग का देखें तो कर्जा तो कंटिन्यूअस कोफोर्ज का बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन कर्जा बढ़ने का मीनिंग ये नहीं होता है कि वो कंपनी ख़राब है। अगर कोई कंपनी कर्जा बढ़ता ही जा रहा है लेकिन पैरेलली उसका प्रॉफिट भी ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कर्ज भी बढ़ता जाता है और प्रॉफिट नीचे की ओर जाने लगता है, मीन्स प्रॉफिट डाउनवर्ड्स होने लगता है और कर्ज अपवर्ड्स जाने लगता है। तो ऐसी कंपनियों में आज नहीं तो कल ताला लग ही जाता है। लेकिन कोफोर्ज के साथ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, कर्ज भी बढ़ रहा है तो पैरेलली प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। कोफोर्ज की अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ी अप डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ये अप डाउन होते हुए लेकिन ये ऊपर की ओर ही ग्रो करता जा रहा है। आप लोग लॉन्ग टर्म में देख सकते हो कोफोर्ज का कहाँ से कहाँ प्रॉफिट मार्जिन जा चुका है अभी के करंट टाइम में। कोफोर्ज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है उसमें प्रोमोटर्स के सेक्शन में देखने को मिल रही है, जहाँ पर प्रोमोटर्स 2020 में 70% था और करंट टाइम में आज के टाइम में बात किया जाए तो आज के टाइम में अप्रॉक्स 40% ही रह गया है। प्रोमोटर्स ने हैवी माल अपना सेल किया है, आप लोग देख सकते हो 63 से 55 हो चुका और पहले भी इसने 7% का माल सेल किया है। अगर प्रोमोटर्स माल सेल कर रहे हैं और इसे सिर्फ पब्लिक ही उठाया जा रहा है तो वो एक ख़राब कंपनी की इंडिकेशन होती है, क्योंकि प्रोमोटर्स के बाद जो सबसे ज़्यादा डेटा किसी कंपनी का होता है वो FII और DII के पास होता है। इन्हें अच्छे से पता है कि कंपनी में क्या पोटेंशियल है क्या पोटेंशियल नहीं है। अगर ये भी मैं बोलूँ कि एक पब्लिक के पास कितने लोगों की टीम होती है तो आप लोग शायद कहोगे कि 2 4 5, या फिर हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर के साथ तो पास तो बिल्कुल टीम ही नहीं होती, हम लोग खुद ही देखते रहते हैं न्यूज़ के थ्रू। लेकिन जब FII और DII की बात की जाए तो FII और DII किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत बार ऐसा होता है कि वो कंपनी को विजिट करते हैं, अंदर जाकर समझने की कोशिश करते हैं। तो FII और प्रोमोटर्स के बाद जो सबसे ज़्यादा किसी कंपनी में अंडरस्टैंडिंग होती है वो होती है FII और DII के पास। जितने भी माल से सेल होते हुए देखने को मिल रहे हैं आप लोग देख सकते हो कि FII और DII इसे उठा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों का स्टैक FII और DII का स्टैक बढ़ा है। बिल्कुल आप लोग स्टार्टिंग से भी बिल्कुल देख सकते हो कि FII ने 14% से शुरू किया था और करेंट टाइम में 21% का होल्डिंग रखे हुए हैं। और जब DII की बात करें तो 6% से शुरू किया था, आज के टाइम में 26% का स्टेक अपने पास रखे हुए हैं। और जिस स्टेक में मीन्स जितने भी होल्डिंग्स होते हैं उसमें अगर पब्लिक का कंट्रीब्यूशन कमने लगे और FII DII का कंट्रीब्यूशन बढ़ने लगे तो वो स्टॉक आज नहीं तो कल रॉकेट होते हुए देखने को मिला है। क्लियरली देख सकते हो कि पब्लिक का स्टेक छीना जा रहा है और छीन कर कौन रख रहे हैं, FII और DII रख रहे हैं। तो मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो ये कंपनी में बहुत बड़ी पोटेंशियल देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी ये एक स्टॉक है मिड कैप कंपनी की, मीन्स ये एक मिड कैप स्टॉक है। तो इसमें जो आप लोग होल्डिंग बनाओगे वो धीरे धीरे करके आप लोग आगे बढ़ाना, ये नहीं कि एक ही बार में 10 स्टॉक खरीदने की क्षमता है तो 10 ही स्टॉक पूरी तरह से खरीद लेना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर 10 स्टॉक की खरीदने की क्षमता है तो 1-2 से आगे बढ़ते रहना है और जैसे जैसे इसका रिजल्ट आएगा वैसे वैसे हम लोग अपनी होल्डिंग्स के बारे में आगे भी विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये कोई पुरानी कंपनी नहीं है, आप लोग देख सकते हो ये कंपनी 2011 से शुरू है। तो इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में आए हुए 2020 में आया था, लेकिन ये जो काम कर रही है वो 2011 से इस लिस्ट पे दिख रहा है। तो किसी दिन कोफोर्ज का भी डिटेल एनालिसिस करेंगे और फ्यूचर पोटेंशियल और इसके बिजनेस को पूरी डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपनी तरफ से बोलूँ तो कोफोर्ज एक अच्छी कंपनी है, आप लोग इसमें स्टडी करके आगे बढ़ सकते हो। अगर आप लोग की रिस्क टेकिंग एबिलिटी बोलती है कि इस कंपनी को मैं होल्ड कर सकता हूँ क्योंकि ये मिड कैप कंपनी है तो ये भी 30-40% ईजिली गिर जाएगा। तो अगर इस गिरावट को आपको मंजूर है तो आप लोग इसके साथ आगे बढ़ सकते हो। और करेंट टाइम में कोफोर्ज की बात की जाए तो करेंट टाइम में कोफोर्ज लगभग 33% की गिरावट पे ट्रेड कर रहा है।
तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।